वर्किंग कैपिटल का ना पहले एक ही तरीका होता था। वर्किंग कैपिटल के अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना ये ज्यादा हो गए, पहले नहीं थे। अब वर्किंग कैपिटल में एक तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड कर, ठीक है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब कैश ऑपरेटिंग साइकिल कह दे, वर्किंग कैपिटल साइकिल कह दे, या वो कह देते कि हमारा कैश कितने दिनों बाद रिकवर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल के लिए कि सबसे पहले हम लिख लेना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। वो डेज में भी आ सकता है, मंथ में भी आ सकता है, वो लिख देंगे, रुपीज में नहीं, या तो डेज में होगा या मंथ में होगा या वीक में होगा। फिर हम लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, और फिर हम लेस कर देंगे इसमें से एवरेज पेमेंट पीरियड। ये हमारे पास आ जाएगा कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगर हम होल्डिंग टाइम की बात करें तो इसका अपना एक फार्मूला होता है। होल्डिंग टाइम का फार्मूला होता है कि आपने इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम का अगर फार्मूला लिखना चाहो तो इसका फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, मतलब अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। और अगर ना गिवन हो तो जो फिर इन्वेंट्री गिवन है वही एवरेज इन्वेंट्री है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, मंथ है तो 12 मंथ, वीक है तो 52 वीक्स। और बिल्कुल ऐसे ही अगर कलेक्शन पीरियड आपको चाहिए तो उसका फार्मूला लगेगा एवरेज डेटर्स ओवर सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल्स अगर नाम बताया तो सारी क्रेडिट सेल्स ही होती हैं, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। और बिल्कुल ऐसे कलेक्शन पीरियड का भी कि एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज, और अगर परचेज ना गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी गुजारा चलाया जा सकता है। अब पेपर में सवाल क्या आता है कि ये बेस्ट क्या होता है, लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट? लोअर इज बेस्ट। अब पेपर में अगर इसका सवाल आएगा तो वो एक तरह से आएगा कि बताओ कि ये हायर इसका जो लोअर कैसे कर सकते हैं, एक ये सवाल आएगा कि इसको कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये बताएगा कि अगर जिसका हाई है तो उसकी रीजन बताओ क्यों हाई है। अब दोनों का सवाल का जवाब एक ही है, बस सेंटेंस की बनावट चेंज हो जाती है। अगर वो ये कहता है कि हाँ इसको कम करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके 3-4 तरीके वही हम लिख कर आ जाएंगे। एक तो हम लिखेंगे डेटर से रिलेटेड, तो लिखेंगे ना डेटर से रिलेटेड, वो क्या होता है कि ऑफर इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे अर्ली, ये डेटर से रिलेटेड हो गया। नंबर 2, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंड प्रोडक्ट, गुड्स नहीं लिखते प्रोडक्ट, एंड ऑफर ट्रेड डिस्काउंट। और नंबर 3, तीसरा किसके बारे में लिख देते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग विद द कस्टमर सप्लायर, सॉरी, बार्गेनिंग विद सप्लायर टू एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, अब ये 3 चीजें हैं, सबके लिए एक एक हमने कर ली।
वैसे इसके अलावा भी हैं, आप इन्वेंट्री के बारे में, क्वालिटी ऑफ गुड, आप एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हो। जब एडवर्टीजमेंट होगी तो आपका होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। आप जो डेटर्स ज्यादा तंग कर रहे हैं, आप उनको अपनी लिस्ट उसको दोबारा सेल ना करो, ये भी हो सकता है। या अपनी सेल्स की पॉलिसीज थोड़ी सख्त कर लो, एक कोई जमानत वगैरह लेना शुरू कर दो जिसमें आपको लगे कि डेटर के जल्दी कलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई भी सवाल आ जाए, चीजें यही हैं, बस वो थोड़ा सा सवाल देने का स्टाइल चेंज कर देता है, वो फिर थोड़ा प्रोफेशनल स्टाइल देता है। जैसे एक सवाल अगर हम देखें तो एक सवाल उसने दिया हुआ है इसका, ये वाला। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सवाल बड़ा आसान सा था लेकिन उसने देने का स्टाइल ऐसा था कि बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। Decor Limited is engaged in the selling home decoration items. DL has provided you the following information: average inventory, average trade debtors, average creditors. इसने खुद ही सारा कुछ एवरेज दे दिया। फिर कहता है सेल भी दे दी, कॉस्ट ऑफ सेल भी दे दी, परचेज नहीं दी, तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज की जगह इस्तेमाल करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ डीएल इज कंसर्न्ड ओवर द इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट and that is centrally managed through the bank overdraft facility. As per the arrangement with the bank, DL has overdraft facility limit 10 million। कहता 10 मिलियन उसने ओवरड्राफ्ट का सोचा हुआ है। अब ये आपके पास डाटा था पुराना, अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इसमें मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो क्या बताओगे? इन्वेंट्री प्लस डेटर्स माइनस, यही होता है ना हमारा तरीकाकार। तो कितना पैसा चाहिए? 6,000 प्लस का तो 7,500, माइनस का तो 3,800। 9,7 मिलियन, ऊपर 3 जीरो भी तो है ना। और हमने फैसिलिटी कितनी ली हुई है? 10 मिलियन की। इसका मतलब काम ओके है, उसको देखकर ही हमने किया होगा। अब ये तो क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। कहता है फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोजेक्टेड दैट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल वुड इंक्रीज बाय 25% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। दिस वुड रिजल्ट इन एवरेज इन्वेंट्री टू इंक्रीज बाय 30%, एवरेज डेटर टू इंक्रीज बाय 20% और एवरेज क्रेडिटर्स टू इंक्रीज बाय 10%। कहता है इससे हमारा डेटर पिछले सारे बढ़ जाएंगे। द सीएफओ ऑफ द व्यू दैट, पहले वो कहता है कि आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, कितनी अमाउंट से? 25% से सेल, और जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी 15% बढ़ जाएगी। तो अगर हम नया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखें तो देख सकते हैं सारे अपने डेटर्स को क्रेडिटर्स को इतनी परसेंटेज बढ़ा देंगे, हमें नया वर्किंग कैपिटल का पता चल जाएगा। अब वो कहता है द सीएफओ इज ऑफ द व्यू दैट डीएल वुड नॉट बी एबल टू मैनेज दिस वर्किंग कैपिटल विद इन द बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कहता है भाई वो जो 10 मिलियन की आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट ली हुई है ना, तो फिर आपकी कवर नहीं होनी। तो क्या चेक किया जा सकता कवर होती है? बिल्कुल किया जा सकता है। उन्हीं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो जो ऊपर गिवन है, 1.3 से, 1.2 से और 1.1 से प्लस माइनस करें, पता चल जाएगा। He has suggested that DL should take certain action to follow industry average ratio। कहते हैं आप ये काम ना करें, बल्कि आप ये करें कि एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कर दें 90 दिन, 50 दिन, कलेक्शन पीरियड कर दें 45 डेज और पेमेंट पीरियड कर दें 30 डेज। इससे क्या होगा? वो कहता है काम ठीक हो जाएगा हमारा। अब सवाल क्या? डिटरमिन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस साल का कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूछ रहा है, नेक्स्ट ईयर का। इंडस्ट्री रेशियो से फाइंड करेंगे या अपनी रेशियो से? अपनी रेशियो से भाई। उसने कहा है डिटरमिन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इंडस्ट्री रेशियो से हम थोड़ी फाइंड करेंगे, वो तो इंडस्ट्री रेशियो का कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल यहां से आएगा। आपकी सेल कितनी है? पहले 50,000, 25% बढ़ा दो, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 35,000, 15% बढ़ा दो। ये नई सेल आ गई, नई कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और इसी चीज के ऊपर ये डेटर क्रेडिटर सारे बढ़ा दो। कितना बढ़ाएंगे? आपका पुराना डेटर कितना है? 6,000 का,
उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन्वेंट्री डेटर आपका 7500 का था, 7500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से 1.20 से, और क्रेडिटर आप हमारे कितने थे पहले 3800 के, 3800 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। ये अब आपके पास नया डेटर क्रेडिटर आ गए, नई सेल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, यहां से होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड और पेमेंट पीरियड फाइंड करके उससे जो फाइंड करेंगे वो हमारा होगा कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी उसने क्या कहा है, अभी तो हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड करना ए पार्ट में। बी पार्ट में कहता है वैलिडेट सीएफओ व्यू रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ डीएल डज नॉट फॉलो द इंडस्ट्री रेशियो। अगर हम इंडस्ट्री रेशियो फॉलो नहीं करते तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, इसका कितना आंसर आएगा जरा देखें। 6000 को मल्टीप्लाई करो जरा 1.3 से, 7800, 75% को मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 से 9000, और 3800 का 1.10 से मल्टीप्लाई 4180, माइनस करके बताएं कितना। 12620। बताओ हम एग्जिस्टिंग लिमिट से ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसने कहा पहले तो ये चेक करें ना, सवाल की रिक्वायरमेंट देखा करें कि वैलिडेट सीएफओ व्यू मैनेजमेंट वर्क इफ डीएल डज नॉट फॉलो द इंडस्ट्री रेशियो। अगर वो इंडस्ट्री रेशियो फॉलो नहीं करता तो उसको 12000 कुछ की जरूरत पड़ती है और उसके पास 10000। इसका मतलब सीएफओ को पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। आगे चलते हैं, डीएल डज फॉलो द एवरेज पॉलिसी। अगर वो इसको पॉलिसी लेता है तो इसमें तो हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, क्या नंबर ऑफ डेज से हम डेटर फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ डेज का क्या किस तरह से फाइंड करेंगे, सेल मल्टीप्लाइड बाय, जी बताएं, मल्टीप्लाइड बाय 360 ओवर सेल हमें गिवन है। नई सेल कितनी है, नई सेल कितनी है 5 लाख को मल्टीप्लाई करें जरा 1.25 से, 625। अब सेल्स हमारी है 6,25,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 ओवर 50 से, हमारे पास डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ जाएगी, डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आई, ये 50 और 360 आएगा या 360 और 50 आएगा? 50,000 है, 50,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, 5 लाख नहीं 50,000, ये 62,500 आए। 62,500 को 360 से मल्टीप्लाई करके 50 पे डिवाइड करें, 4 लाख ऐसे तो देखो ना आप लोग, कलेक्शन टाइम है ना हमारे पास, कलेक्शन टाइम का फार्मूला क्या होता है, डेटर ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। ये 360 इधर जाकर डिवाइड होना है, तो ये 50 ओवर 360 है। हाँ जी, 6 to 500 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 360, 8680। हाँ जी, अब माजरत ये ना इन्वेंट्री है, डेटर नहीं है। इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल लेंगे, इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल लेंगे, ले जरा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15, 40,240।
50 मल्टीप्लाइड बाय 365, 50 ओवर 365, कितना 5514। फिर हमारा डेटर है, डेटर की अमाउंट सेल से आएगी 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 365, कितना 7705। और फिर पेमेंट पीरियड में आप हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल ही ले लेंगे 40250 मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 365, कितना 4315। ये माइनस कर देंगे, बताएं वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा। 5514 प्लस 7705 माइनस 489। इसका मतलब CFO सही कह रहा है कि अगर हम इंडस्ट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो फिर हमें वो लिमिट क्रॉस नहीं होगी। उसके बाद बताएं जरा, लिस्ट डाउन एनी टू एक्शन दैट मैनेजमेंट मेड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ ईच ऑफ कैश ऑपरेटर्स। दो चीजें लिखी, वो जो अभी हमने लिखी हैं उनमें से दो लिख देंगे। तो एक तो सवाल इस तरह का पेपर में आ रहा है, एक सवाल है ये सारी एक जैसे सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। इसका एक सवाल ये जो पेपर में इसको देखते हैं, ये सवाल है कि अगर आपने वो रेट ऑफ ग्रोथ वाला जो रेट ऑफ ग्रोथ में फाइंड करना है, ठीक है। फरहान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ स्पेशलाइज्ड मशीन, it is currently to process the finalizing its sales plan for 2023. According to the sales director, the main obstacle to increase the sales is the availability of the working capital finance. The finance director informed that any increase in sale would increase in, कहता अगर आपने सेल के अंदर इंक्रीज किया तो ट्रेड सेल कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 80% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट, और इन्वेंट्री कितनी बढ़ जाएगी 60%, और पेबल कितने बढ़ जाएंगे 35%। कहता है समरी उसने हमें बता के दे दी कि आपके पास मशीनरी है, ये सारा कुछ गिवन है। कहता है द सेल ऑफ आर द ईयर दिसंबर 2022 वाज 2200 मिलियन। कहते हैं जो सेल है वो 2200 मिलियन है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% ऑफ द सेल अमाउंट। एफएल डिस्ट्रीब्यूट 25% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। It is expected that profit after tax and dividend distribution for the year 2023 will be in line with 2022। कहता जितना 2022 में डिविडेंड की परसेंटेज रखी थी वही अब है। All receipt and payment except dividend can be assumed to be occur evenly throughout the year. Dividend is paid on the last day of the financial। कहता determine the additional working capital finance to achieve 25% increase in sales next year। कहता अगर हम 25% बढ़ाते हैं सेल्स, आज हमारी सेल्स कितनी है 2200 मिलियन, अगर हम 25% सेल्स बढ़ाते हैं, वो कहता है जितनी आपने सेल्स बढ़ाई ना उसका जो 80% है वो आपके डेटर बढ़ जाएंगे, उसका जो 60% है वो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसका जो 35% है वो आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो पहले तो बताएं आपको नए डेटर कितने चाहिए, नए क्रेडिटर कितने चाहिए, नया स्टॉक कितना चाहिए, जल्दी करें जरा, 1 मिनट लगाएं। 2200 मिलियन आपकी पिछले साल की सेल्स हैं और आप अपनी सेल्स 25% बढ़ाना चाहते हैं, आपको कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा।
कितना कैपिटल हमें चाहिए होगा, एक्स्ट्रा कितना कैपिटल चाहिए। रिटेन अर्निंग का भी फैक्टर लेना है नहीं मेरे, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमारे पास जो फंड पड़ा है उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना। हमने ये सीखा हुआ है कि हमें डेटर, इन्वेंट्री और पेबल, ये हमें चाहे फंड चाहिए होगा, उसमें से रिटेन अर्निंग माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास एडिशनल फंड आता है 127.5। देखें आपको डेटर्स में कितना पैसा चाहिए, आपकी सेल कितनी है 2200, कितनी बढ़ाना चाहते हो, उसका 80% डेटर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। 25% बढ़ाना चाहते हो तो जितनी एक्स्ट्रा सेल होगी उसका 80% डेटर में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो कितना आ गया 440। फिर इन्वेंट्री 2200 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये 25% ग्रोथ रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 60%। पेबल क्रेडिटर्स कितने चाहिए, कितना 2200 का 25% और 35% तो हमें क्रेडिटर से मिल जाएगा 192 कितना चाहिए 575.75 कितना 577 पॉइंट रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग है कितनी 2200 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25%। 2200 क्योंकि हमारी जो टोटल सेल तो 1.4 1 प्लस परसेंटेज बढ़ी ना, ये तो हमारी सेल है। प्रॉफिट कितना है सेल का, कितना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 15% ऑफ सेल, इतनी हमारी टोटल सेल है, इसका 15% हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। ये क्या आ गया प्रॉफिट। क्या सारा रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग कितना है 75% या 25%, क्या था जी 25% आफ्टर टैक्स इज टू डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो 75%। ये हमारे पास रिटेन अर्निंग, ये हमारा पैसा हमारे पास पड़ा 2200 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 75%। 309 309.375 और कर देते हैं, ये हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड। टू 268. अगर हम 25% अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो हमें 268.1 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, सरमाया इतना चाहिए। अब वो कहता है कि मुझे ये बताओ, अगर ये इक्वेशन हम देख लो ना, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही होती है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर प्लस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री माइनस अकाउंट पेबल माइनस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू फंड रिक्वायर्ड। ये हमारा ओरिजिनल आंसर बन। अब ये भी कर सकते हो जो इधर माइनस और उधर जाकर प्लस भी कर सकते हो। तो सवाल इक्वेशन में फॉर्म में अगर लिखें तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस अकाउंट पेबल माइनस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू फंड रिक्वायर्ड, ये हमारी इक्वेशन बन रही है।
हाँ, ये जो एडिशनल फंड चाहिए रिटेन अर्निंग से ऊपर जो हमें फंड चाहिए, क्योंकि कुछ फंड तो हमारा रेंज हो रहा है क्रेडिटर से। हमें टोटल इस क्वेश्चन के अंदर कितना चाहिए था बोला, टोटल 440 और 330, हमें 770 रुपए चाहिए था टोटल। 192.5 की हामी भर ली सप्लायर ने, 309.4 हमारे पास प्रॉफिट बच गया। तो ये खत्म होने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा मजीद हमें चाहिए वो कितना चाहिए, 268 पॉइंट। अब आ जाते हैं, वो कहता है अगर, अब ये सवाल है, एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ that FL achieve after each of the following independence, no external finance is available। इसका मतलब है एडिशनल फंड जीरो है, एडिशनल फंड जीरो है। सिंपल सेम क्वेश्चन है, बस जहां आपने 25% लिखा है ना, ग्रोथ कितनी है 25% थी, जहां आपने 25% लिखा है ना वहां एक्स लिखना है। सवाल सारा सेम है, जहां 25% लिखा है वहां एक्स लिखना है, और जहां एडिशनल फंड है वहां जीरो लिखना है। रिटेन अर्निंग की जगह नहीं, एडिशनल फंड की जगह जीरो। मतलब सारा सवाल सेम है, सारा। डेटर 2200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट चाहिए, 80% था, प्लस 2200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 60% था, माइनस 2200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 35। ये यहां तक तो हमारा आंसर आएगा ना। अगर इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इक्विटी से पहले पहले फंड रिक्वायर्ड, इक्विटी से पहले यहां पर है फंड रिक्वायर्ड। हाँ जी, 2200 को मल्टीप्लाई कर दो, बाईस का 0.8 ले लो ना सीधा सीधा, बाईस का 0.8 कितना आ रहा है, कितना 1760x प्लस 60% भी लें उसका, x माइनस, इसको प्लस माइनस कर दो, 1760 प्लस 1320 माइनस 770, थ्री थ्री एक्स। इतना फंड हमें चाहिए। अब जितना तो रिटेन अर्निंग से पूरा हो गया वो रिटेन अर्निंग से हो गया, और बाकी एडिशनल कितना अवेलेबल है, जीरो। इसकी एक और इक्वेशन बनाते हैं एडिशनल फंड की, वैसे तो इसके साथ भी लिखा जा सकता था, एडिशनल फंड, ये फंड हमें चाहिए टोटल, माइनस रिटेन अर्निंग से कितना मिलेगा, 2200 इंटू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, ये आएगा मल्टीप्लायर बाय, ये तो टोटल सेल्स है ना, कितनी सेल बढ़ाई है हमने, ग्रोथ रेट हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारी ये क्या है, सेल्स है, ये नई सेल्स आ गई, और कितने परसेंट प्रॉफिट है सेल का, 15%, मल्टीप्लाई 75% इज इक्वल टू जीरो। ये हाल करेंगे, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो ग्रोथ है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रोथ है। 0.12 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तकरीबन 12% के कितना आ रहा है,
आप इसको किन चक्रों में सीधा सीधा हल हो रहा है। 2200 को देखो, 2200 को ये 2310 है ना, 2200 का मल्टीप्लाई करो 0.15 से और 0.75 से, 2200 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 0.75, पॉइंट फाइव। जी कितना एक्स आया इसमें, 12%। इसका मतलब भला क्या है कि अगर आप बाहर से फंडिंग नहीं करते ना, बाहर से फंडिंग करते तो कितनी ग्रोथ हो रही थी हमारी, 25%। अगर फंडिंग बाहर से नहीं होती तो हमारे अपने ही फंड अगर यूटिलाइज होते हैं और क्रेडिटर का पैसा इस्तेमाल होता है तो हम 12% हमारी सेल बढ़ा सकते हैं। अब वो कहते हैं कि आप उतनी एक फंडिंग ले सकते हो कि आपकी गियरिंग रेशियो चेंज ना हो। देखिए जब रेशियो चेंज ना होने का मतलब एक ही होता है कि आप फिर उसी रेशियो से मजीद अपनी रिटेन अर्निंग बढ़ा सकते हो। मतलब आप जाहिर सी बात है गियरिंग रेशियो से क्या मुराद है कि गियरिंग रेशियो कहते हैं इतनी एक आप फंडिंग कर सकते हो, इतना एक्स्ट्रा फंड आपके पास है, कितना कि आपकी गियरिंग रेशियो चेंज ना हो। अगर मैं आपको इस तरह का एक एग्जांपल दूं फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। गियरिंग रेशियो का फार्मूला पता है, डेट ओवर इक्विटी। अब पता है रिटेन अर्निंग इक्विटी के अंदर ऐड होता है या डेट के अंदर। अगर इक्विटी के अंदर ऐड होता है इसका मतलब अगर इक्विटी के अंदर ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी। अब हम ऊपर कुछ ऐड करते हैं ताकि ये जो पहले थी वो ही रहे, तो डेट मजीद थोड़ा लिया जा सकता है। अब वो कहते हैं कितना डेट लिया जा सकता है, और अगर मैं लिखूं ना यहां पर 1/2, इनका क्या रिलेशन है, 0.5, ऐसा ही है ना। अगर मैं नीचे सपोज दैट 1 ऐड करता हूं तो इसका 0.15 लेकर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ऊपर ऐड करूंगा तो मेरी रेशियो चेंज नहीं होगी, वरना चेंज हो जाएगी। मैं ऊपर कितना ऐड करूं, जितना मैं नीचे ऐड कर रहा हूं उसकी जो परसेंटेज है जो पहले रेशियो आ रही है उससे मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करूंगा तो रेशियो चेंज एग्जैक्ट दोनों साइड पर ऊपर नीचे सेम अमाउंट ऐड करूंगा फिर रेशियो चेंज हो जाएगी। अब गियरिंग रेशियो है पुरानी कितनी है जरा देखिए, जरा क्वेश्चन के अंदर डेट है 465 और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है 350 और 450, तो डेट कितना है 465 और इक्विटी कितनी है 3 और 7 800, यह डेट इक्विटी रेशियो। अब नीचे डिनोमिनेटर में जा रहा है रिटेन अर्निंग ऐड होने, सॉरी हाँ रिटेन अर्निंग ऐड होता है,
तो वो कहते हैं उतना हम लोन ले सकते हैं। क्या जितना रिटेन अर्निंग है उतना पूरा लोन ले सकते हैं या उसकी रेशो ले सकते हैं? तो उसकी रेशो ये है। बिल्कुल वही एज इट इज वही फॉर्मेट आ रहा है, एज इट इज 2200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 80% प्लस 2200 multiplied by x multiplied by 60% minus 2200 multiplied by 1 plus x, सॉरी अभी तो वो है पेपर, 2200 multiplied by x multiplied by 35%, ठीक है, इज इक्वल टू, या माइनस कर दो, मजीद माइनस क्या करेंगे 2200 इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ गया ग्रोथ, इसका 15% प्रॉफिट और 75% रिटेनर, इज इक्वल टू, इधर जो हम लिखेंगे वो क्या है, कितना एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है और हम कितना ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग की गेयरिंग रेशो का रेशो। अब रिटेन अर्निंग को एज लिखें 2200 इंटू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 465 ओवर 800, इतना लोन हम ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग की उतनी रेशो, रिटेन अर्निंग की उतनी रेशो एडिशनल फंड लिया जा सकता है। बात समझ लगी? अब यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले, वो आ जाएगा कि अगर इतनी हम रेशियो, वो ये भी कह सकता है कि हमारी रेशियो पहले से डबल हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ हो जाए 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही रेशियो रहे तो जो पहली रेशियो है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक होगी बात? खत्म हो गया ये सवाल। चलें जी, मुझे लगता है आज हमारा अगला काम नहीं होना क्योंकि आज जुम्मा है। तो ये एक पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया वर्किंग कैपिटल वाला और फंड। दूसरा है मैनेजमेंट वाला, डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसके यानी गिवन इंफॉर्मेशन से बाकी इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो वो इतना वो ज्यादा आसान है, इससे यही मुश्किल चीज थी। ठीक है, तो कल पे रखते हैं उसको, कि जो बाकी रह गया हमारा डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, वो कल करके, और एक आधा या 2 सवाल मैं आपको फिर बजटिंग के भी करवा दूँ। सॉरी।